प्रस्तावना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल, PREAMBLE प्रियम्बल, है ना। देखो तो आप फ्रेमिंग कर लो सारे बच्चे कि हम लोग किसकी किसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना का परिचय, है ना, कि प्रस्तावना क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इंट्रो इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो है वह जरूरी क्यों है हमारे नागरिकों के लिए, क्यों मतलब व्हाई इट इज नेसेसरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का दर्शन। दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी, है ना। उसके बाद दर्शन के बाद हम लोग देखेंगे महत्व। महत्व का मतलब हो गया इम्पोर्टेंस, है ना। सारे बच्चे अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो आवश्यक होता है क्या कि हम उस टॉपिक में किन किन अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर यह जान जाएंगे तो क्या होता है कि हमको टॉपिक पढ़ने में काफ़ी सुविधा होती है। देखो तुमने प्रस्तावना बताया कि प्रस्तावना में हम इन मुद्दों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ में ही एडिशनल है, मतलब प्लस का साइन दिया है यहाँ पर, एडिशनल है कि इसका में कुछ केस है, उस केस को हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, स्टडी करेंगे। काफ़ी छोटा है, मतलब 1 से 2 मिनट में के लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा, ये है ना। देखो हमको उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको बना लिए होंगे। अगर बना लिए हैं तो आप लोग जवाब दें, हम इसको मिटाते हैं फिर हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है, कि हम इसको अगर परिचय को देखना शुरू करते हैं। क्या है परिचय, देखिए कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है, कुंजी नोट है या कुंजी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर जानने का हम प्रयास करेंगे कि यह प्रस्तावना जो है यह वास्तव में किस उद्देश्य से रखा गया हुआ है। देखो कोई भी किताब जैसे आप पढ़ते हैं, देखिएगा कोई भी किताब हो, जनरल हो, मैगजीन हो, तो किताब पढ़ते हो तो जब पहला पन्ना उल्टाओगी उसमें लिखा रहता है विषय सूची, लिखा रहता है ना, विषय सूची लिखा रहेगा। 1 नंबर में हाँ नदियों की चर्चा किया गया है, 2 नंबर में पहाड़ का चर्चा किया, 3, 4, 5 जो भी लिखा हुआ रहता है। तो वास्तव में जो विषय सूची है इसको पढ़ करके कोई भी जो नया बच्चा होता है किताब लेने जाता है ना, उसको विषय सूची देखना चाहिए। तो देखिए हमको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आया। हमने क्या किया, हमने विषय सूची उठाया और हमने पढ़ा कि इस विषय सूची में किन किन टॉपिक, मतलब इस किताब में किन किन टॉपिक का अध्ययन किया गया हो सकता है मेरे पास 10 टॉपिक हो, तो इस 10 टॉपिक में हम पढ़ लेंगे कि हाँ नदी है, झील है, झरना, पार्क के बारे में बता रहा है। अगर हमको ज़रूरत होगा, हमको जानने की इच्छा हो कि हम भारत की नदी को जाने, झील को जाने, तब हम इस किताब को क्या करेंगे, ले लेंगे। क्योंकि हम यह विषय सूची पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में एक मैसेज जाता है, हम समझ जाते हैं क्या कि इस किताब में इन्हीं विषय सूची से संबंधित क्या दिया होगा, तथ्य दिया होगा या फिर व्याख्या दिया गया होगा या फिर जानकारी दी गई होगी। अर्थात अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमारी क्या होगी, ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होगी। बात समझ में आया। तो अब देखो कि यह विषय सूची हमने पढ़ा, समझ रही हो, पहले भी हमने क्या किया, हमने विषय सूची को पढ़ा और हमको एक मोटा और मोटी जानकारी मिल गया। मतलब लड़का लड़की मत समझना मोटा मोटी, मोटा मोटी मतलब एक शब्द यूज करते हैं कि हाँ भरवली हमको याद हो गया। तो हम विषय सूची जानने के बाद में मोटा मोटी एक अनुमान लगा लेते हैं क्या कि इस किताब में क्या दिया गया हुआ है। बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, की नोट, है ना। समझ में आ रहा सारे बच्चों को, की मतलब कुंजी इसको कहते हैं ना, कुंजी किसकी, इस किताब की। उसी प्रकार हमारा जो भारत का संविधान है, हमने कल निर्माण पढ़ाया था, कल परसों संक्षिप्त ही बता चुके, वो निर्माण हिस्ट्री में ज़्यादा डीपली पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारी किताब है कैसी, भारत का संविधान है, वह क्या है, लिखित संविधान है ना। सबको पता है कि लिखित संविधान है और सबसे बड़ा क्या है, सबसे विशाल है, विस्तृत है। तो देखो भारत का संविधान तो इतना मोटा है भाई, पढ़ोगे देखोगे ओरिजिनल किताब संविधान में तो यूनिवर्सिटी सब में रखा होता है, लाइब्रेरी सब में, उतना मोटा कौन पढ़ेगा भाई, किसके पास समय है पढ़ने का। वो लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना में इस संविधान, भारत के संविधान में जो चीज़ लिखा गया हुआ कहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, तो जैसे ही एक पन्ना पलटोगी ना ऐसे, तो बीच में ही तुमको एक पन्ना का लिखा रहेगा यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना, या है ना प्रस्तावना।
लिखा रहता है ना, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, जो 26 नवंबर 1949 के वर्ड के साथ खत्म होता है, यही हमारा क्या है, भारत का प्रस्तावना है। मतलब क्या कि हम पूरा संविधान एक आम नागरिक को, भाई देखो कानून जो जानेगा उसे ना पढ़े जरूरत पड़ेगा, हम तो आम आदमी को से जानकारी चाहिए, तो हम पूरा संविधान नहीं, पूरा भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने जो इतना छोटा में दिया गया हुआ है प्रस्तावना, उसी प्रस्तावना को हमने पढ़ा और हमने एक अनुमान लगा लिया। क्या अनुमान लगा लिया कि इस किताब में यानी भारत के संविधान में किन किन विषयों का चर्चा किया गया हुआ। जैसे देखो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब हुआ कि इस संविधान में भारत के जितने राज्य हैं, भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर जैसे जैसे सभ्यता के, संस्कृति के, नस्ल के, जाति के लोग रहते हैं, उन सब लोगों के विषय में क्या कहा गया हुआ है, जानकारी दिया गया हुआ है। हम भारत के लोग देश को प्रभुत्व संपन्न यानी देश की प्रभुता है, संपन्नता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, समाजवादी, सब आगे हम पढ़ेंगे, उन सब की चर्चा किया गया हुआ है। यानी तुम अगर शांत मन से पूरी की पूरी प्रस्तावना को अगर पढ़ोगी तो तुमको यह जानकारी मिल जाएगा कि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान वास्तव में क्या कहना चाहता है। बात समझ में आया? तो प्रस्तावना और कुछ नहीं होता। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान की आत्मा है, जो हमें भारत के संविधान में दिए गए लक्ष्यों को, दिए गए उद्देश्यों को क्या करता है, बताता है। ये सबसे सुंदर और संक्षिप्त आपका क्या हो गया, परिचय हो गया। क्या है कि इस प्रस्तावना को लेकर के, प्रस्तावना हमने बताया क्या कि ये उद्देश्य लक्ष्य महत्व आदर्शों का क्या है, या लेख है, पत्र है। मतलब क्या कि अगर हम इस पूरा चीज को पढ़ लेते हैं प्रस्तावना को, तो हमको अंदर में भारत का संविधान क्या बताना चाहता है उसकी हमको जानकारी मिल जाएगी। बात समझ में आया? अब देखो इसका निर्माण कैसे होगा, क्या क्या प्रोविजंस हुए, सबका तो चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो, अब इसमें दो तीन चीजें होती है, उस चीजों को थोड़ा सा बच्चों का होता है कन्फ्यूजन कि देखो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना किसी किसी किताब में दिया जाता है। बात समझ में आया? या हम लोग इसी को क्या कहते हैं, पल्लवी, इसी को हम लोग बोलते हैं उद्देशिका, बोलते हैं ना जी। और दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल होता है। तो कभी आपने शांत मन से सोचा है कि भाई प्रस्तावना का मतलब क्या हो गया, इसको प्रस्तावना भी क्यों बोलते हैं, उद्देशिका भी क्यों बोलते हैं, एक ही नाम रखता ना, कन्फ्यूजन नहीं होता हमको। कई बार जो प्यारी सी बच्ची होती है, माता जो छोटी बच्ची होती है, तो माता मतलब छोटी क्या मतलब बेटी अगर उम्र में छोटा होता है तो उसको लोग छोटी छोटी घर में बोलते हैं, नाम कुछ और रहता है, तो एक प्यार से उनको नाम दे दिया गया हुआ है, छोटी छोटी, है ना। उसी प्रकार प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना का दो नाम है, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसको अगर डीपली आप सोचेंगे ना, प्रस्तावना और उद्देशिका को, तो यह दोनों नाम क्यों है, तो इस दोनों नाम वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हमने कहा कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, और इस दोनों का संबंध वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। बात समझ में आ? देखो हम पीछे अब क्या करेंगे, संविधान का जो स्ट्रक्चर था, जैसे हम क्लास में पढ़ा था ना, 13 दिसंबर 1946, है ना, ये तिथि सबको याद है। अब ये बताओ कि यह महत्वपूर्ण क्यों है 13 दिसंबर 1946। हमने पहले बताया था कि मतलब वर्षों के कक्षा में कि जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया, ने कहा था क्या कि भारत के लोगों में ऐसा क्षमता है कि अपना संविधान बना पाए। तो बोला कि क्यों नहीं बना पाएंगे। तो अम्बेडकर साहब जुड़े थे, के मुंशी जुड़े थे, बहुत सारे संविधान वेता जुड़े हुए थे, महिला पुरुष सब लोग कि हाँ हम बनाएंगे। बात समझ में आया? तो देखो ये लाहौर अधिवेशन याद करो कांग्रेस का, उससे कुछ जुड़ा हुआ है, नेहरू प्रस्ताव या कुछ ऐसे प्रस्ताव का नाम आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा। बात समझ में आया? देखिए तो वो उतना डीप में हमको नहीं जाना, हम सीधे जंप करके आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। देखो होगा क्या कि संविधान सभा में, देखो यह क्या है कि यह ऐसा समय है कि जब आज़ादी के लगभग 8 महीने पहले का समय है। बात समझ में आया? देखिए संविधान सभा में जब मीटिंग हो रहा था, है ना, तो सारे चेयर में क्या बैठे थे लोग सब। उसी समय नेहरू साहब क्या किए, एक प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लेकर के आए? एक प्रस्ताव लेकर के आए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। हमने कहा कि इसको तुम लाहौर अधिवेशन से जोड़ना है ना, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, वही प्रोविजन को यहाँ डाल दिया गया। मतलब वास्तव में क्या
कि यह ऐसा प्रस्ताव था कि जिससे हमारे देश के उद्देश्य का पता चलता कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, वही प्रस्ताव प्रोविजंस है। इसमें था कि हम देश को लोकतांत्रिक बनाएंगे, देश को समाजवादी बनाएंगे, देश पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, देश को प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, देश को लोकतंत्र बनाएंगे, सब यही से मिलता जुलता है। बात समझ में आया पल्लवी? तो देखिए यह जो उद्देश्य है ना, तो अब क्या होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में पेश किया गया तो इस पे बहसें हुई। हमने पहले भी कहा था कि जब भी किसी भी संसद में विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है तो सीधे राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को मुहर नहीं लगाता है, उसका क्या करते हैं मंत्री लोग वाचन करते हैं, डिस्कस करते हैं मैटर को। तो जब 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया गया भारत में, उस समय क्या हुआ कि यह डिस्कस चलता रहा। बात समझ में आया? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू का डिस्कस चलता रहा। बाद में जाकर के 22 जनवरी 1947 में, यह तिथि याद रखना काफी महत्वपूर्ण तिथि है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में जितने भी लोग चुन करके आए थे, है ना, जिसमें महिला थे, पुरुष थे, एंग्लो इंडियन थे, मुस्लिम थे, है ना, सब पार्टी के लोग थे, सर्वसम्मति से इन चाचा जी का क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या, इस तिथि को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बीपीएससी ने क्वेश्चन 1993, 2006, 2012 3 बार पूछा हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो यह स्वीकार करने की तिथि है और यह संविधान सभा में पेश करने की तिथि है, दोनों काफी अंतर है, यह तिथि को हमेशा माथा में बैठा लेना। तो क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने क्या किया, सर्वसम्मति से चाचा जी का प्रस्ताव बोला कि ठीक हम आपको स्वीकार करते हैं प्रस्ताव को, और आपके प्रस्ताव के आधार पर ही क्या करेगा किया जाएगा, संविधान में दिए गए जो भी उपबंध हैं उसको मोड़ा जाएगा, उसके आधार पे हम और उपबंध बनाएंगे। जो गांधी, यह ज़्यादातर गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। जो भी गांधीवाद बोलते हैं कि गरीबों का कल्याण करना है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है, शिक्षा देना है, महिलाओं को सुरक्षा देना, सब उसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब हमने उद्देश्य प्रस्ताव आया, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से एक शब्द निकला गया हुआ है उद्देशिका, और इसी प्रस्ताव से निकला हुआ है प्रस्ताव। आई बात समझ में? तो अगर सीधा आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि ये प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों अलग अलग मतलब है एक ही लेकिन नाम अलग अलग क्यों बोलते हैं, तो सीधे बोलिएगा कि सर ये चाचा नेहरू जी का क्या है, दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने क्या किया, इस उद्देश्य प्रस्ताव समझो कि एक ड्राफ्ट था ना, एक बिल था, उसको थोड़ी मतलब जब तक मुहर लगेगा तभी ना कानून बनेगा। वह बिल था, एक मतलब विचार था चाचा जी का कि मेरा यह बात काश मान लिया जाता, चूँकि 1929 से ही चर्चा होता चला रहा था उद्देश्य प्रस्ताव पे, यह जाकर के 1947 में जनवरी में इम्प्लीमेंट कर लिया गया। बात समझ में आया? तो नेहरू जी के सम्मान में अभी जो भी अच्छी बातें लिखी गई हुई थी, जो हमारे भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी साबित हो रहा है अभी, तो इसी के सम्मान में, उद्देश्य प्रस्ताव के सम्मान में ही इसको क्या कह दिया गया, उद्देशिका कह दिया गया, और प्रस्ताव को प्रस्तावना कह दिया गया। बात समझ में आया? समझ में आया पल्लवी? अब हम देखते हैं कि हमारा प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना जो हमारा है क्या। देखिए लाया गया था नाम या हर किताब में मिला होता है कि हम भारत के लोग, है ना, भारत के लोग, भारत को, है ना। अब देखो ये डॉट डॉट करके पूरा लंबा सा है, यहाँ पर 26 जो भी है वो 26 नवंबर 1949 वाली तिथि का है, ये तक सुनिश्चित करते हैं। देखो यह जो भी लाइन तुम पढ़ोगी ना, अब इस लाइन से क्या होता है कि पीटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से मेंस का क्वेश्चन उठाया जाता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो कि इसमें कहाँ क्वेश्चन उठता है, पीटी और मेंस दोनों में। देखिए आपसे पूछा जाता है ना कि हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई हुई है, कितने प्रकार की समानता की बात कही गई हुई है, कितने प्रकार का न्याय का बात कहा गया हुआ है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व का भाव बात कहा गया हुआ है ना। ठीक, तो अब हमको क्या इसी में से चुनना है, जो संविधान का प्रस्तावना हमारे पास में है, उद्देशिका है, इसी से हमको क्या करना है, चुनना है। देखो तो सबसे पहले हमने कहा कि जो इसमें क्या क्या उपबंध किए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो तो सबसे पहला हम देखते हैं कि 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय। पहला न्याय हमारा होता है क्या, सामाजिक न्याय, है ना। अच्छा, दूसरा न्याय क्या है हमारा, आर्थिक है ना। और तीसरा हमारा क्या है, राजनीतिक। देखो
यह कहाँ से आया है? तो देखो इसको तो पढ़ो तो पल भी जरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति बस यही रुक विश्वास जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। पल है पढ़िए ना, पल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, यह तीनों जो है यह वास्तव में न्याय की बात करता है। इसके अलावा दुनिया में कोई जो भी प्रकार का न्याय रहा उससे हमको मतलब नहीं है। चूंकि हम भारत के संविधान को मानते हैं तो हम केवल और केवल 3 प्रकार के ही न्याय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखना, जब भी मेंस का आंसर लिखना चाहे किसी भी सेक्शन का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, मैथ को छोड़ देते हैं, हिस्ट्री का हो, उसमें ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। जो भी अच्छे पेपर में आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं, वो समाज के 3 ही पक्ष को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। अगर उसको जस्टिस की बात करना होगा तो देखो कहा गया है क्या कि हमको सामाजिक न्याय करना है, आर्थिक न्याय करना है और राजनीतिक न्याय करना है। यह किसके लिए है? तो यह हम भारत के लोगों के लिए है। यानी हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना कहता है कि भारत का संविधान और भारत का जो संविधान है वह जो भी सरकार चुन करके आएगी वह संविधान का तो कसम खाता ही है कि हम इसका कसम खाते हैं कि हम सरकार पूरा अच्छे तरीके से लाएंगे। और साथ साथ में भारत का संविधान सरकार से यह चाहता है कि भारत के प्रत्येक लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय का यह मतलब होता है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है क्या कि समाज में उसको समान प्रतिष्ठा दिया जाएगा। चाहे उसको जाति के आधार पर न्याय नहीं दिया जाएगा। होता है ना कि कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो कोई निम्न जाति का लोग हो तो उसको जज नहीं बोलेंगे तो निम्न जाति का तो कहीं क्लेम करेंगे, बिल्कुल नहीं। न्याय मतलब सामाजिक स्तर पर बिल्कुल बैलेंस्ड न्याय दिया जाएगा। फिर देखिए, फिर रहता है कि आर्थिक क्या क्या जगह न्याय दिया, मतलब क्या कि अगर देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि नदियाँ हो गई, झील हो गए, उसके बाद जंगल हो गए, भूमि हो गए, ये सब तो संसाधन हो गया देश का। तो संसाधन क्या बोलता है संविधान हमारा कि देश का यह दायित्व है कि हर नागरिकों को समान मात्रा में या समान संख्या में, समान मतलब उसको क्लिक में क्या किया जाएगा, लोगों में वितरित किया जाएगा। देखती हो ना कि जो भी अभी मनरेगा के तहत काम किया करते हैं या पीडीएस के जो अनाज देते हैं, तो लगभग बिहार या हर राज्य में सेम है उसका पैमाना है। 5 किलो चावल और 2-3 किलो 1 किलो तेल या चीनी देता है कुछ, मतलब कि बिल्कुल बराबर बराबर आपको देना। इसको जब आगे हम पढ़ेंगे ना महत्व वगैरह, इसको और डीपली जानने का हम प्रयास करेंगे, बस यहाँ थोड़ा समझा देते हो। और देखो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब यह होता है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ राजनैतिक ये दुश्मनी या विद्वेष नहीं करेगा, राजनीतिक असुरक्षा नहीं देगा। मतलब क्या कि भारत का राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसी राष्ट्रपति के बेटे को उतना ही है जितना कि एक गरीब या फिर दलित बच्चे को है। बात समझ में? मतलब राजनीति कर सकता है भारत का कोई भी व्यक्ति, राजनीति स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसको सरकार कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा। यही न्याय है। इसको हम और ज़्यादा जब देश का फिलोसफी पढ़ेंगे ना, तब इसको हम और ज़्यादा जानने का हम प्रयास करेंगे, समझेंगे। ये 3 चीज़ें समझ में आई तो ये चीज़ें पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको माथा में बैठा लेना कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। समझ में आया नीता? देखो अब हमने 3 प्रकार के न्याय की बात कर दी। अब देखो कि आता है स्वतंत्रता, एक है ना, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर काफी ये बेसिक चीजें हैं। अब पढ़ो तो पहले भी जहाँ पर रुकी हो ना, उसके बाद विचार अभिव्यक्ति कुछ ऐसे तुम पढ़ रही थी, वो बताओ कि क्या क्या है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धीरे धीरे बोलो। विचार अभिव्यक्ति, हाँ, विश्वास, अभिव्यक्ति, तीसरा हमारा है विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, जी, धर्म और उपासना हो गया। अब देखो, अब हमने ये क्या कहा, हमने नहीं कहा कि संविधान कह रहा है हमारा कि हम, मतलब संविधान बोलता है कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको हम 5 प्रकार की क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम देंगे। क्या देंगे? फ्रीडम देंगे। देखती हो ना कि आजकल हर लोग क्या मतलब सबको बोलता है लव यू, आई लव यू, कहाँ कोई केस करता है? नहीं करता। उसका कारण यही है कि संविधान बोलता है तुमको क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे हम उसको आएंगे, है ना। देखिए
पहला क्या है कि विचार। विचार का मतलब होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब जघन्य केस नहीं है, जैसे कि होता है ना कि एक आतंकवाद होता है, दूसरा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। क्या समझ में आया? अगर यह विचार प्रकट करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता तो हमारा लोकतंत्र भी मतलब मर जाता। कैसे मरता? देखो कि आज़ादी से लेकर के आज तक देखो जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, नेता बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, हम नागरिकों के सबका आलोचना करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ हम पर कोई केस करता है? हम जब तक उस पद का, जो भी संवैधानिक पद है, उस पद का जब तक हम अपमान नहीं करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के नाम पर अगर हम कुछ आपत्ति मतलब क्या कि जो अगर लगता है सही समाज के अगर संविधान के अनुकूल हम काम करेंगे कि संविधान के नैतिक उपबंधों के आधार पर हम अगर बात करेंगे तो हम पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं बोल सके। बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विचार की स्वतंत्रता बोलते हैं। यह विचार अब हो सकता, अब ऐसा थोड़ी है कि विचार होगा तो किसी से मिलकर बोलेगा भारत पर हम बम फोड़ते हैं या फोड़ते हैं, नहीं। मतलब एक संवैधानिक वार्तालाप करने का आपको अधिकार देता है कौन? भारत के संविधान की हमारी प्रस्तावना। फिर देखिए दूसरा वर्ड कहता है हमारा कौन सा? अभिव्यक्ति। देखिए लगभग विचार और अभिव्यक्ति जो है ना, यह दोनों चीजें जो हैं हमारे आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ। आगे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में तो और ज्यादा डीपली समझेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब क्या? देखो विचार का मतलब यह होगा कि हमारे माइंड में कोई आइडिया आया, उस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, चाहे तो हम आपको बता भी सकते हैं, चाहे तो हम उसको नहीं बता पाएंगे। तो सोचने पर किसी की पाबंदी कोई लगाया है? नहीं लगाया। तो इसी को यही हमारा विचार हो गया। और अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि अपने माइंड में जो आइडिया आया हुआ है, जो विचार हमारे खोपड़ी में आया हुआ है, उसको हम व्यक्त करें, बोले। समझ में आए? यही हमको क्या है कि स्वतंत्रता हमको कौन देता है? भारत का संविधान की प्रस्तावना। इसी अब विचार और व्यक्ति का जो ताकत जो है ना, जो पत्रकार आज तक किसी को देता मुंह में ठूसता है, न्यूज पेपर वाले होते हैं या फिर जो मीडिया हाउस वाले होते हैं, वो संविधान के इसी उपबंधों में जब ये मौलिक अधिकार वास्तव में है, इसी आधार पर वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि किसी से पूछ सकता है, देखते हो पुलिस हो, आईजी हो, डीएम, पीएम, मंत्री समिति सबसे पूछता है, सर क्या आपको विधायक बना दिया गया, आपके क्षेत्र में पानी बह रहा है, आपके ने क्या किया? पूछता है ना अधिकार। बस अगर ये बताओ कि प्रस्तावना हमको ये अधिकार नहीं देता पल भी, तो क्या वो मीडिया उससे सवाल जवाब पूछ पाता? हम सवाल जवाब पूछ पाते? ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से किसी से नहीं पूछ पाते। तो सोचो कि कितना बैलेंस करके हमारा संविधान बना, सबसे सुंदर संविधान हमारा भारत का है ना। देखो फिर आगे कहता है कि विश्वास। अब देखिए विश्वास और धर्म, इसको समझो विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब होता है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि हम किस पर फेथ करें, किस पर नहीं करें। किसी के कहने पर हम फेथ नहीं कर सकते हैं। बस अब देखो अगला है धर्म। अब धर्म का यह मतलब होता है कि हम स्वतंत्र, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो हम यह स्वतंत्र हैं कि हम किसी धर्म को माने, किसी धर्म को नहीं माने, किसी जाति को माने, किसी जाति को नहीं माने। अगला है उपासना। उपासना का मतलब वही होता है क्या कि हम किसी, यही धर्म और इस विचार धर्म से जुड़ा हुआ है। उपासना का हम किसी विचारधारा को माने, किसी विचारधारा को फॉलो करें, नहीं करें, या हम कुछ नई विचारधारा का जन्म करें, इसके लिए हम क्या है? स्वतंत्र। देखती हो ना कि आजकल बाबा जी का बहुत फैशन चला हुआ है मार्केट में। हर कोई बाबा जी नया नया अपना पंथ खोल लेता है, यहाँ से पैसा लूट करके चिल्ला चपाटी को मुड़ करके चला जाता है विदेश में, नया नया आइलैंडे भेज के देश बना देता है। तो ये उपासना हुआ। उपासना का मतलब क्या है कि हम अपने विचारधारा को अपने धर्म का रूप दे सकते हैं। हम चाहे तो किसी धर्म को माने या किसी धर्म का प्रचार प्रसार करें, हमको कोई सरकार नहीं रोक सकती है। तो यही स्वतंत्रता कहता है क्या कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किया गया हुआ है। तो 3 प्रकार का न्याय हो गया, 3 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो। इसमें कुछ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो अब आगे देखते हैं समानता। ये काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखना, पूछा जाता है पीटी में। अब देखिए अब एक और चीज है क्या आगे तीसरा नंबर पे हमने किसका बात किया? हमने न्याय का बात किया, हमने स्वतंत्रता का बात किया। अब हम करते हैं समानता की बात। तो समानता है 2 प्रकार की, है ना। 2 प्रकार की समानता की बात करता है हमारा कौन? संविधान। उसके आगे पढ़ो तो पहले भी प्रतिष्ठा की समानता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। हाँ वेरी गुड। अवसर की और सम्मान, है ना। अवसर की समानता। अब देखो कितना अच्छा बात बोला है भारत के संविधान ने, कि भारत की संविधान बोलता है कि आपको समानता का अधिकार, यानी समान अवसर मिलता है। आपको उतना ही अधिकार है जितना बिहार के एक लड़के का जो अधिकार है, वही अधिकार महाराष्ट्र केरला के एक लड़के का अधिकार होगा।
मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में समझ जितने भी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, कैसे सब के नागरिकों का एक समान अधिकार होगा। किस पर? प्रतिष्ठा का और अवसर की समानता का। देखो प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे हम लोग क्या होता है कि बड़े बड़े होटल होता है, मॉल होता है, तो हम जाएंगे, या बड़े बड़े जो सोना का दुकान होता है, तो देखती हो ना कि सोना का जो दुकान वाला होगा या बड़े बड़े मॉल के जो भी रिटेलर शॉपकीपर होंगे, वो हमको या जो गरीब बच्चा होगा ना, या जिनके पास मतलब कोई केवल घूमने के बीच जा रहा है ना, उसको भी वो सर करके ही ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि भागो भागो बोल ही नहीं सकता है वो। और जो बड़े लोग आते हैं उसको भी क्या करेगा, अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन ये देखो किताब में तो लिखा गया, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, हमको वो हटा नहीं सकता। अगर हमको जहाँ से मॉल से बोला कि तुम अच्छा कपड़ा नहीं पहने हो, अच्छा भाषा नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर हमको वो निकाल देगा तो हम ये क्या, ये मेरा मौलिक अधिकार क्या देखेंगे, तो हम उस पर केस कर सकते हैं। और चूँकि मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया तो पूरा मॉल दुकानें बंद हो जाएगा। तो हमको भारत का संविधान क्या करता है, प्रतिष्ठा का समानता देता है। यानी कि अगर हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि थाली में देगा बोलेगा यहीं से आप खाइए, हमको बजाते इज्जत से बैठाएगा, पानी देगा, खाना खिलाएगा, है ना, उनके पास सब व्यवस्था रहेगा। और अगर कोई निम्न वर्ग के लोग जाते हैं उस होटल में खाने के लिए, और कोई उच्च वर्ग के लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, तो होटल मालिक या जो सेवा प्रदाता है, चाहे किसी भी चीज़ का, होटल का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, वो क्या करेगा, दोनों व्यक्ति के साथ में बिल्कुल समान व्यवहार करेगा। दोनों व्यक्ति को एक समान क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो सवर्ण लोग होंगे या जो बड़े लोग होंगे उनके लिए गद्दा वाला कुर्सी होगा, और जो गरीब होगा उनके लिए फाइबर वाला कुर्सी होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता है। ये संविधान में कहा गया हुआ है। बात समझ में आया? तो ये हमारा हो गया प्रतिष्ठा की समझता, मतलब कि हमको, मतलब संविधान बोलता है हमारा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है कि स्वाभिमान की रक्षा, स्वाभिमान का क्या करना है, अधिकार है। स्वाभिमान से जियो भाई, है ना। अब देखिए, अब है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार जब अपने यहाँ कोई सरकारी नियुक्तियाँ निकालती है, सरकारी वैकेंसी निकालता है, तो उस राज्य क्षेत्र में या उस देश के नागरिकों को बराबर मात्रा में क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। अब देखती हो बीपीएससी का फॉर्म जो निकलता है, तो जो जनरल लोग होते हैं उससे भी 700 लेता है, और जो यूपी बिहार के, जो यूपी के एमपी के लड़का लोग फॉर्म भरता है उससे भी 700 फॉर्म भरवाता है ना। इतना नहीं कहता कि तुम यूपी के, तुम 1500 रुपया फीस दो हमको। सबके लिए फी क्या है, बैलेंस किया गया हुआ है। लेकिन चूंकि यह जो मामला है वो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ, तो समाज कल्याण जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है ना। तो उसमें क्या है कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उसको, मतलब जाति के आधार पर या फिर क्या बोलते हैं उसको, आय समानता के आधार पर या आय असमानता के आधार पर उसको फीस में कुछ रिबेट कर सकता है। देखती हो ना कि जनरल कास्ट का जो फी रहता है 700 रहता है, और वो फीस जो है अगर बाहर के कोई दूसरे राज्य के अगर कोई मतलब एसएससी लड़का भी फॉर्म भरता तो उसको 700 लगेगा, और जनरल में ही फाइट करेगा वो। लेकिन देखती हो राज्य के क्षेत्र में जो भी निवासी होता है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो वह वास्तव में क्या है कि अवसर की समानता का है। मतलब क्या कि हम कोई भी राज्य क्षेत्र जो है, कोई भी राज्य पूर्ण रूप से अपने यहाँ सरकारी नियुक्तियों को नहीं रोक सकता है, बंदे नहीं कर सकता है। चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, देखती हो ना कि 5% 10% खोलिए कर रखता है बाहरी राज्यों के लिए। जो अपर क्लास के पद होते हैं, वो प्रशासनिक पद होते हैं, छोटे मोटे पद के लिए तो खैर 100% जब रखिए देता है। तो ये सब चीज़ें हमको क्या, कहाँ से मिलती है, हमारे संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। ये दो प्रकार की क्या हो गई, हमारी समानता हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चूँकि भारत के नागरिक हैं और अच्छा विचार है तो आप किसी से भी मिलिए, किसी से भी बात कीजिए, बिल्कुल समान भाव से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ उनका कलर कम काला है, वो गोरा, तो उससे हम अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप भी संविधान की तरह बनिएगा तो आप भी कल को पूजे जाइएगा समाज में। हल्का भी मन में द्वेष रहेगा, घृणा रहेगा तो आपको भी आलोचना का शिकार बन जाइएगा सब, है ना। तो केवल किताब पढ़ना नहीं, बस कि किताब की जो भी आदर्श होते हैं उसको हमको अपनाना भी है। यही पढ़ाई का मतलब होता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ के हम विद्वान बन गए, नहीं। पढ़ाई के तत्व संदर्भ में जो भी चीज़ें दी गई होती हैं उससे अच्छी बातें सीखें, उसको फिर जीवन में हम उतारें। जब हम उतारें तब ना हम अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अम्बेडकर क्यों अम्बेडकर है, नेहरू क्यों नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस क्यों सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ी और उस चीज़ को अपनाया है। गांधी क्यों गांधी है, अपनाया है, इम्प्लीमेंट किया लोगों में, खुद को बन के दिखाया है। बात समझ में आया। तो ये दो प्रकार की समानताएं हमारे पास हो गई। अब देखो, अब एक चीज़ हमको बताओ, इसमें साथ मेरे ख्याल से कुछ बच्चे फंसेंगे। कितने प्रकार की, यहाँ पर डैश हम कर देते हैं, प्रकार की भ्रातृत्व का बात किया गया हुआ है, भ्रातृत्व। अब बताओ बबुआ सब, बहुत पढ़ लो किताब।
प्रकार का भ्रातृत्व काफी महत्वपूर्ण, हमारे संविधान में एक प्रकार की भ्रातृत्व बात कही गई हुई है, एक ही प्रकार का भ्रातृत्व बात कही। देखो इसके बाद पढ़ो तो पल भी ये अवसर की समानता असमानता के बाद में पढ़ना क्या वर्ड लिखा गया हुआ है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बस यही रुकना यही रुकना यही रुकना यही रुकना रुको रुको यही बाबू। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित है ना जी, सुनिश्चित करने वाली बंधुता है ना। इसी बंधुता को ना क्या किया है, भ्रातृत्व कहा जाता है। तो ध्यान रखिए। नहीं आ रहा है, क्या हुआ नहीं, देखिए तो हमारे यहाँ ध्यान रख लो, ये काफी नया चीज मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के लिए होगा। हमारे संविधान में एक ही प्रकार का भ्रातृत्व का बात कहा गया हुआ। कैसा भ्रातृत्व, कैसा बंधुता, वैसा भावना या वैसा स्टेप या वैसा इनिशिएटिव जो हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करे, बरकरार रखे। चाहे वो कोई प्रकार का योजना हो सकता है, कोई प्रकार का क्या हो सकता है कि कोई मतलब एग्जीक्यूशन हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखें, यही वर्ड जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता ही हमारा क्या है, एक ही प्रकार भ्रातृत्व करता। मतलब कि हमारा संविधान की प्रस्तावना कहता है कि आप क्या करें, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप क्या करें, भाईचारा बनाए, भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का नहीं मतलब भाईचारा बना के मतलब मिलजुल करके रहिए आप। और क्या कीजिए कि सबसे आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी राष्ट्र की एकता को बिल्कुल बरकरार रखना, और दूसरा क्या, अखंडता को, यानी कोई भी आ जाए हम हिल नहीं सकते हैं। यही पूरा का पूरा वर्ड जो होता है ना, एक ही प्रकार का भ्रातृत्व की बात करता है। यही चीजें हो गई हमारे पास में। बात समझ में आया। देखो अब ये चीजें पीटी के लिए था, अब हम सीधा चलते हैं वहाँ मेंस वाले पोर्शन में। ये सब चीज अब प्रस्तावना में क्वेश्चन तुमको यहीं से पूछेगा, जो हम डेट लिखे थे वहाँ पर वो, और चाचा जी का प्रस्ताव था वो पूछेगा तुमसे, कब पेश किया गया चाचा जी का और कब स्वीकार किया गया चाचा जी का प्रस्ताव, और कहाँ से लिया गया था। लाहौर हम लिखे नहीं, हमने बताया है तो कहीं पेज में लिख लेना है। लाहौर में उसका पहली बार क्या किया गया था, पेश किया गया हुआ था। और बाकी कितने प्रकार का भाई बहन समानता प्रमाणता होगा सब हमने डिस्कस कर लिया। प्रस्तावना से संबंधित यही क्वेश्चन पूछेगा। तुम घटना चक्र उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठाओगे ना, इससे बाहर का क्वेश्चन बनता ही नहीं होगा। समझ में आया। एक और तुमको बनेगा कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, तो जब हम उसका महत्व दर्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। 26 नवंबर 1949 लास्ट में लिखा होगा, है ना। हाँ तो ये हम आगे देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बताया क्या अभी सबको। वो भारतीय संविधान की क्या है, कुंजी है, की नोट कह लीजिए आप, या फिर पूरा का पूरा दर्शन बतलाता है। ठीक, अब वो जो दर्शन है ना, जब संविधान सभा में इसका डिस्कशन हो रहा था हमारे प्रस्तावना पे, उस समय जो भी बड़े बड़े लॉयर थे या फिर जो भी बड़े बड़े एडवोकेट थे, दोनों में अंतर होता है लॉयर एडवोकेट में, तो जो भी बड़े बड़े एडवोकेट थे, बड़े बड़े बैरिस्टर थे या फिर जो भी कानून के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने अपने स्तर से क्या किया, प्रस्तावना के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिया है। अगर उस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में प्रस्तावना क्या कहना चाह रहा है, प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, है ना। तो देखो तो सबसे पहले उसके लिए महत्वपूर्ण है, एक जान लो, सर अल्लादी कृष्ण अय्यर। सर अल्लादी नाम सुनी होगी ना सब लोग, अल्लादी कृष्ण अय्यर। देखिए के मुंशी, इनका स्टेटमेंट था लिखना, उद्देशिका राज्य की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। तीसरा हमारे हैं अर्नेस्ट वारकर। इन्होंने क्या कहा था, लिख लेना आगे, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, संविधान की कुंजी नोट है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछता है, कई बार देखा क्या, ये कथन किसने कहा, तो बस इसको याद करना है। देखो
इसको समझ लो क्या है कि हालांकि ये कथन है तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर डिस्कस कर देंगे। देखो अलादि कृष्ण साहब ने क्या कहा है, उद्देशिका जो वास्तव में क्या है कि जो हमारा संविधान में दिया गया उद्देशिका है वह हमारे सपनों, जो हम सपना देखते हैं ना, नहीं होता कि हर बच्चों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख करके ये बनेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, एक सपना होता है, यानी जो सपना मतलब कि भविष्य की योजना है। तो उद्देशिका जो है वास्तव में क्या करता है, हमारे भारत की भविष्य की योजनाओं को, भारत के भविष्य की दशा को, भारत के भविष्य की दिशा को बतलाता है। जरा सोचो, हमने क्या कहा, समानता, न्याय, भ्रातृत्व की बात किया, तो अगर हमारा आर्थिक विकास होगा, हमको सामाजिक न्याय मिलेगा, तो हमारा विकास होगा कि नहीं होगा, पर भी समाज में होगा ना। तो हमारा जब विकास होगा तो हम सरकार को क्या करेंगे, अधिक टैक्स देंगे, तो सरकार भी अमीर होगा, तो सरकार भी क्या करेगा, फिर कल्याणकारक योजना बनाएगा, रोड बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, देश क्या बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, विकसित हो जाएगा। तो देखो कि कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया कृष्णा साहब अय्यर ने, कि यह कहता कि वास्तव हमारे सपनों की उड़ान है, मतलब कि उद्देश्य क्या है कि हमारे सपनों को और जो हमारा विचार है कि हम आगे में क्या करेंगे, उसका क्या है कि आधार है या प्रतिनिधित्व करता है। कितना बढ़िया बात बताया है। मतलब कि केवल हम लोग क्या करते हैं कि देखो, अगर आम व्यक्ति होता है तो एक होता है एक आम जिंदगी, एक होता है मेंटोस जिंदगी। तो ये जितने बड़े बड़े थिंकर है ना, वो मेंटोस की जिंदगी जीते हैं। वो आम व्यक्ति से देखो, कोई स्टेटमेंट होता है कि हम पढ़ेंगे उसका कुछ अलग अर्थ निकालेंगे, आप पढ़िएगा अलग अर्थ निकलेगा, वो फला नहीं पढ़ेगा उसका अलग अर्थ निकलेगा। तो ये लोग समझो कि अपने आप में विश्वप्रिय सब है। लोग का मतलब जो बड़े बड़े राइटर होते हैं, बड़े बड़े जो वकील सब होते हैं ना, ये अलग दिशा में सोचते हैं। तो सोचिए कि कितना, दो ही वर्ड तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि सपनों और विचारों, और विचारों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक प्रस्तावना को पढ़ा कि हम भारत के लोग से शुरू जो होता है लास्ट में खत्म होता है, आत्मा अर्पित करते हैं यहाँ तक, इसलिए इतना ही प्रस्तावना को पढ़ा। उसी प्रस्तावना को देख करके पूरा 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 संविधान का निचोड़ बता दिया कि क्या, कि जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, संविधान बनाने वाले जो नेता हैं, उनके सपनों का विचार कैसा है, कैसा वो देश को देखना चाह रहे हैं, वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ। देखो तो जरा सोचो तो कि 1947 का तुम देश देखो कि पहले दुल्हन बैलगाड़ी पे जाती थी, उसके बाद एमेस्टर पे आप देखो कि अच्छे अच्छे गाड़ी अब हेलीकॉप्टर पे जाती है। तो देश का कैसा उड़ान हुआ, देखो तो सिर्फ सोचो कि वो वहाँ का जिंदगी का था 1947 का, अभी का जिंदगी कैसे है, आने वाला जिंदगी कैसा होगा, देख रही हो ना। तो ये जो विकास है, ये जो क्रम है, या फिर जो उड़ान है, जो प्रक्रिया है, वो वास्तव में किस में निहित होता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो ये कथन किसने कहा था, सर अलादि कृष्ण अय्यर ने। तो दो यहाँ पर कीवर्ड याद रखना, सपना और विचार। तो हो सकता है ये पूछ देगा कि किसने ये किसका कथन है कि ये प्रस्तावना संविधान के विचारों का उड़ान है या फिर स्वप्न है, जो भी इसमें बना कर दे रहे, हमने समझा दिया आपको। जैसे ये पूछेगा मूर्ख तो बना लोगी ना, जहाँ सपना का बात आया, विचार का बात आया, तो किसका मानोगी, ठीक, अलादि साहब का। देखो अब मुंशी साहब का थे, ये भी बहुत बड़े ज्ञाता थे कानून के, संयुक्त संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने क्या कहा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वह क्या करता है, वह वास्तव में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली, यानी वह बतलाता है कि हमारा देश कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है और लोकतंत्रात्मक। ये अपने आप में काफी विशाल वर्ग है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, है ना। देखो लोकतंत्रात्मक का मतलब, हाँ बताएं, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होगा, हम परसों ना बताए थे, पहले भी फिर बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो हम बता देते हैं। देखो हमने कहा कि इसमें से जो लास्ट का दो वर्ड है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यह दो वर्ड जो है अपने आप में काफी विशाल भाषाओं को, विशाल विचारों को समेटे हुए हैं। जहां लोकतंत्र का बात आएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि शासन और प्रशासन में किसकी भागीदारी होगी, हमारी भागीदारी होगी, आम जनता की भागीदारी होगी, है ना। गणराज्य का जहां बात आ जाएगा, तो गणराज्य का मतलब क्या होगा कि उस देश का जो मुखिया होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी बाप का बेटा नहीं बनेगा, बल्कि कौन बनेगा, चुनाव के माध्यम से। बहुत ज्यादा गरीब भी लोग वहां पहुंच जाए, है ना। देखते हो कलाम साहब पहले पेपर बेचते थे वहाँ रामेश्वरम में, कैसे राष्ट्रपति बन गए। कितने सारे एग्जाम्पल पड़े हैं ना अभी हमारे भारत में राष्ट्रपति बनने का, कहाँ से उठे थे, कहाँ से प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बन गए। तो हमारा संविधान यही कहता है, जो हम लोग न्याय की बात किए हैं,
समानता की बात किए हैं, भ्रातृत्व भाव किए हैं, सबका निचोड़ यहीं पर निकल करके आता है। कितना सुंदर वर्ड कहा है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, मुंशी साहब ने। देखो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी हम योजना बनाएंगे या जो भी हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, उस योजना पे या उस शासन व्यवस्था में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे देखो, इसको आम भाषा में समझो, मतलब आम जिंदगी की भाषा में, मेंडोस की जिंदगी की बात में बताते हैं। जैसे पल्लवी का घर है, ठीक, तो पल्लवी के घर में क्या खाना बनेगा, ये लोग मिलकर के पापा मम्मी या ये लोग तय करेंगे, है ना। कि पड़ोसी बोलेगा कि फलना जी है बनावा तो हम खाएं, कभी सुनिएगा बात उसका, नहीं सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा घर है, वो हमारा सीमा क्षेत्र है, तो हमारा आज्ञा चलेगा ना। तो वही प्रकार प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, जैसे देखो हमारा ये भारत देश है, परसों भी बताए थे, फिर बता देते हैं। देखो, जैसे हमारा क्या है, भारत देश है, तो भारत देश की सीमा क्षेत्र में चाहे जो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान है या लक्षद्वीप है, उसका सीमा क्षेत्र है। तो इस देश के विकास में, इस देश के लोगों के विकास के लिए हम जो भी योजना बनाएंगे, जो भी विकास कार्य करेंगे, उस विकास कार्य पर किसी भी बाहरी देश का प्रभाव नहीं होगा, किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। देखती हो ना, कोई भी योजना बनाता तो हम स्वतंत्र बनाते हैं। आगे इसको हम और डीपली समझेंगे। प्रभुत्व संपन्न का सीधा मतलब समझो क्या, कि हम अपने विकास के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का प्रभाव नहीं है। यानी इसका यह भी मतलब होता है कि प्रभुत्व संपन्न का यह भी मतलब समझ लो कि बाहरी हस्तक्षेप से या विदेशी दबाव से बिल्कुल मुक्त है। बात समझ में आया? तो यहाँ एक केस आता है कि भाई राष्ट्रमंडल का देश भारत, राष्ट्रमंडल में क्या जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने गुलाम बनाया गया उसको सबको राष्ट्रमंडल देश घोषित कर दिया गया, तो वो द्विपक्षीय संबंध में आता है। वो इसमें उससे प्रभुत्व संपन्न का उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये समझ में आया? पल भी आगे भी इसको डीपली पढ़ाएंगे, आगे जब डिस्कस करेंगे महत्व में और इसको लिखवा ही देंगे पूरा पूरा। बात समझ में आया? फिर देखो, और सबसे आगे निकल गए कौन, हमारे अर्नेस्ट बाकर। यह क्या थे कि विदेशी जानकार थे कानून के, और बहुत बड़े मतलब लॉ के भी, ये कानून बोलते हैं, शासन व्यवस्था के बहुत बड़े जानकार। इन्होंने एक के रंग में कह दिया क्या, कि प्रस्तावना जो है संविधान का कुंजी नोट है। कुंजी नोट का मतलब होता है कि देखो, जैसे हमारा घर है, तो इस घर के अंदर में क्या है, घर के अंदर यहाँ दरवाजा लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो एक सिंपल सी बात बताते हैं, अगर मन में चोरी किसी व्यक्ति के ना हो तो देखो यहाँ पर ताला रहता है। पहले तो ताला होगा तो आपको की लगा, जो भी लगा हो, तो हम बताओ तो पहले भी कि इस घर के अंदर क्या रखा हुआ है हम कब देख पाएंगे? जब ये दरवाजा खुलेगा तब ना देख पाएंगे जी, चाबी से खोल दरवाजा तब अंदर में सामान हम देख पाएंगे। उसी प्रकार अर्नेस्ट वाकर साहब ने कहा कि हम भारत के संविधान के भीतर के पन्नों में क्या लिखा गया हुआ है हम तभी अपनी आंखों से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जब हम इसके पहले पृष्ठ पर क्या पर लिखा हुआ जो ना होता है प्रस्तावना पढ़ेंगे, तब हम उसके भीतर वाले चीजों को समझ पाएंगे। इसी को बोलता है कुंजी नोट। कुंजी मतलब हो गया की मतलब चाबी, और नोट मतलब क्या हो गया, वही जो हम लोग नहीं नोट्स आजकल बोलते हैं वही चीज। तो अर्नेस्ट वाकर ने बहुत बड़ा स्टेप, ये काफी पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछता है इस तरह के प्रश्न को कि की नोट किसने कहा था। फिर अम्बेडकर साहब है, बहुत सारे लेखक इन्होंने थिंकर ने कहा है, उनका सुभाष कश्यप साहब ने कहा था, डी बसु ने कहा था, लक्ष्मीकांत ने जो पॉलिटी पर तो उनका अलग अलग स्टेटमेंट है। बात समझ में आया? तो यही हुआ की नोट। समझ में आ गया की नोट सारे बच्चों को? और देखो इसमें 2 4 5 ये क्या उनको बोलते हैं थिंकर का और है, तो जो हम किताब आपको भेजेंगे ना, जो भी मैं इसमें रिविजन लिया बच्चों को, उसमें दिया हुआ है, तो वही चीज़ हम लिखवाएंगे। और जो दिया हुआ तो क्या ये सब किताब में हम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने आपको बता दिया। बाकी 4 लेखक और हैं, राइटर हैं, मतलब लेखक वो वकील हैं जिन्होंने लिखा है उस विषय में, तो वो किताब में तो वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। वो पूछेगा नहीं, वो काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है। राजेंद्र प्रसाद ने अलग कुछ कहा था, तो वो समझना आपको। बात समझ में आया? ये चीज़ें हमारी अब हो गई सर। ये प्रस्तावना समझ में मोटा मोटी सारे बच्चों को आ गया।